हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट सिंपल सा टॉपिक, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, इसके बेस पर हमारे फाइनल एग्जाम में न्यूमेरिकल बनने के फुल चांस होते हैं। हम इसकी पूरी डेफिनेशन को डिटेल में समझेंगे और इसके जितने भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट होंगे वो भी हम बिल्कुल सिंपल वे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया रिफ्रेशिंग लेक्चर, फैराडेज लॉ। देखिए, फैराडेज ने दो लॉ दिए थे, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फैराडे फर्स्ट लॉ। ठीक है, फैराडेज लॉज में इसका जो फर्स्ट लॉ आएगा वो क्या डिस्कस करेगा, हम उसके बारे में पहले बताएंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ ने ये बताया हमें कि जैसे ये हमने एक कंटेनर लिया हुआ है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बताया था। उसके अंदर हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए थे कि भी कैसे कौन कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। उसी को ही हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और ये चेक करेंगे कि अब किसी भी इलेक्ट्रोड पर कौन सा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। अब इसके अंदर ये चेक किया जाएगा, ये ठीक है, कितना डिपॉजिट होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, और उसका डिपॉजिट होना किस पर डिपेंड करेगा। देखिए, ये हमने एक इलेक्ट्रिकल सेटअप किया, दो रोड लगाई, एक रोड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा और एक को पॉजिटिव से जोड़ा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, तो इस पर भी पॉजिटिव आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव वाली जो रोड है वो हो जाएगी हमारे लिए एनोड, नेगेटिव रोड इज कैथोड। ठीक है, अब हमने मान लीजिए इसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन लिया है, जैसे मोल्टन NaCl ले लिया, NaCl को मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म के अंदर ले लिया हमने। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर ये जो Na है वो पॉजिटिव है और जो Cl है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब ये जो Na पॉजिटिव है ये किसकी तरफ मूव करेगा, कैथोड नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। Cl नेगेटिव किसकी तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव करेगा। यहां जाकर एनोड पर इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन यानी यहां से कौन सी गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्लोरीन गैस। मेथड हमने इसका लास्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। और यहाँ कौन डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, सोडियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, जो सॉलिड होगा वो डिपॉजिट होगा, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर ही रहेगा, और गैस क्या हो जाएगी, यहाँ से लिबरेट हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी। अब ये जो Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी और ये जो Cl का एटम बना है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ Cl2 यानी क्लोरीन गैस में बदल जाएगा। ठीक है, ये थी रिएक्शन हमारी एट एनोड। एनोड पर जो हमने रिएक्शन बताई, एनोड ऑलवेज कैरी ऑक्सीडेशन, कैथोड ऑलवेज कैरी रिडक्शन। कैथोड पर रिडक्शन होगी, कैथोड पर गया कौन है वो हम देखते हैं। कैथोड पर हम Na पॉजिटिव गया है, ये Na पॉजिटिव जो इस Cl ने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था वो सर्किट में फ्लो करके इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। सोडियम उस Na पॉजिटिव उस इलेक्ट्रॉन को लेकर किस में बदल जाएगा, सोडियम में। सिंपल सी बात है, यहाँ Na पॉजिटिव जाकर इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो सोडियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ Cl नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो कौन सी गैस निकल जाएगी, क्लोरीन गैस निकल जाएगी। यानी कि यहाँ एनोड पर तो क्लोरीन गैस निकल रही है और कैथोड पर सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। अब किसी भी सब्सटेंस का डिपॉजिट होना या लिबरेट होना डिपेंड करेगा आपने कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ अप्लाई की है। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की है तो यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव इसकी तरफ ज़्यादा मूव करेंगे। अगर आपने कम वोल्टेज या कम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई किया तो कम पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो फिर ये Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव कम मूव करेंगे। अगर आपने यहाँ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई ही नहीं की है तो फिर इन पर चार्ज नहीं आएगा, तो ये यहाँ मूव भी नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, किसी भी सब्सटेंस का लिबरेट होना या डिपॉजिट होना किसी भी इलेक्ट्रोड पर, चाहे कैथोड हो चाहे एनोड हो, वो किस पर डिपेंड करा है कि आपने कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की है। यही हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ है। फैराडे फर्स्ट लॉ ये कहेगा जितनी ज़्यादा आप क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करोगे उतना ही किसी सब्सटेंस का मास लिबरेट होगा या डिपॉजिट होगा। अगर गैस है तो वो लिबरेट हो जाएगी और अगर कोई सॉलिड है तो वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, यही बात है
mass of a substance deposit or liberate at an electrode means cathode or anode, is directly proportional to q is the quantity of electricity passed. ठीक है, ये सिंपल सी बात है। इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं। व्हाट इज फैराडे फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू इट, mass of a substance डिपॉजिट। अब डिपॉजिट कौन होगा? अगर सॉलिड है तो वो डिपॉजिट होगा, ठीक है। लिक्विड के अंदर ही मिक्स रहेगा, और गैस क्या हो जाएगी? वहां से लिबरेट हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी। मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट एट एनी इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड मींस कैथोड या एनोड, जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट। कितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी पास की। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है तो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, कम इलेक्ट्रिसिटी है कम डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो डिपॉजिट ही नहीं होगा। सिंपल सी बात है। मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दिस एम इज द मास ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एम इज इक्वल टू जेड क्यू। यहां Z क्या है? हेयर Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इसकी डेफिनेशन भी चेक करेंगे, ठीक है। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। चलिए सबसे पहले हम क्यू की बात को समझते हैं। क्यू यहाँ क्या है हमारे पास? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। है क्यू इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यू इज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितनी इलेक्ट्रिसिटी की हमने क्वांटिटी अप्लाई किया। अब इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? देखो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है करंट इनटू टाइम। कितना करंट कितने टाइम के लिए अप्लाई किया गया। अगर ज्यादा करंट ज्यादा टाइम के लिए तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, कम करंट कम टाइम के लिए तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम है। यानी क्यू की वैल्यू क्या है? करंट इनटू टाइम, ठीक है। अब एक और चीज देखो, क्यू अगर हम आई स्टैंड फॉर करंट को 1 एम्पियर पुट कर दें और टाइम को 1 सेकंड पुट कर दे, तो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलम। ये तो हमारी एक कॉमन सी बात है। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 कूलम। अब देखो यहां से हम Z की डेफिनेशन को क्रिएट करते हैं कि Z की डेफिनेशन क्या होगी। M इज इक्वल टू जेड क्यू। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? M इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू की वैल्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं? करंट इंटू टाइम, ठीक है। आई इंटू टी। अब देखिए जरा यहां, अगर मैं यहां करंट को 1 एम्पियर पुट कर दूं और टाइम को 1 सेकंड पुट कर दूं, ठीक है, तो m किसके बराबर रह जाएगा? m इज इक्वल टू सिंपली z के बराबर ही रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमने 1 एम्पियर पुट कर दिया और ये हमने 1 सेकंड पुट कर दिया, तो m किसके बराबर आ जाएगा? z। क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है, तो m किसके बराबर आ जाएगा? z। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास डिपॉजिट और लिबरेट व्हेन 1 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकंड फ्रॉम ए सॉल्यूशन, ठीक है। यानी जब हमने 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए पास किया, तब किसी भी सब्सटेंस का जो मास डिपॉजिट हो रहा है वही उसका क्या है? z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। डेफिनेशन ऑफ Z की डेफिनेशन, इट इज द मास डिपॉजिट
और लिबरेट। अब ये मालूम है ना कि डिपॉजिट कौन होगा और लिबरेट कौन होगा, सॉलिड डिपॉजिट होगा और गैस लिबरेट होगी। इट इज द मास डिपॉजिट और लिबरेट व्हेन 1 एम्पियर when 1 ampere current is passed for 1 second। जब 1 एम्पियर करंट को हम 1 सेकंड के लिए पास करेंगे, 1 एम्पियर करंट को 1 सेकंड के लिए पास करेंगे, तब जो मास डिपॉजिट होगा वो क्या होगा, Z होगा। इसको हम और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकंड को हमने क्या लिखा था, कूलम लिखा था ना, तो इसके अंदर ये भी ऐड कर सकते हैं, या तो ये कर सकते हैं या हम ये कर सकते हैं। इट इज द मास डिपॉजिटेड व्हेन 1 कूलम when 1 coulomb current is passed। ठीक है, क्योंकि 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड 1 कूलम ही है। तो अब एक सिंपल सी बात हमें ये पता लगी कि Z की डेफिनेशन क्या हुई, 1 कूलम करंट से, 1 कूलम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जो मास डिपॉजिट होगा वो Z है। ठीक है, सिंपल वे में हम Z को क्या कह सकते हैं, देखिए Z क्या है, इट इज द मास डिपॉजिट बाय 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज ने जो मास डिपॉजिट किया है वो क्या है, Z। 1 एम्पियर 1 सेकंड ने जो डिपॉजिट किया है या 1 कूलम ने जो डिपॉजिट किया है वो क्या है, Z है। ठीक है, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट डिस्कस करते हैं जिससे हमारे फैराडे फर्स्ट लॉ के सारे न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। सबसे पहले मेन इक्वेशन हमारी क्या चलेगी वो देखनी है। देखिए न्यूमेरिकल पॉइंट कैसे डिस्कस कर रहा है। सबसे पहले मेन इक्वेशन चलेगी m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। ठीक है, ये हमारी मेन इक्वेशन चलेगी, पर इसके अंदर एक बात ये ध्यान रखनी है कि टाइम मस्ट बी इन सेकेंड, ये टाइम सेकेंड के अंदर होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये। m मास डिपॉजिट, z इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I क्या है करंट, t क्या है टाइम, जो किसके अंदर होना चाहिए, सेकंड के अंदर होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, टाइम हमें गिवन होगा, करंट हमें गिवन होगा, z की वैल्यू हमने निकालनी है। किसी भी सब्सटेंस का z कैसे निकाल लेंगे, z देखिए उसके इक्विवेलेंट वेट को अगर मैं 96500 से डिवाइड कर दूं, किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट को अगर मैं 96500 से डिवाइड कर दूं तो वो उसका Z होगा, हम प्रूव भी करेंगे। ठीक है, वैसे तो क्या है कि सभी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट अलग अलग होते हैं, पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम देखें तो जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं तो 5 मेन हमारे मेटल्स हैं जिनके बेस पर फैराडे लॉ के न्यूमेरिकल बनते हैं। कौन कौन से वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का अगर हम इक्विवेलेंट वेट लें तो वो कितना होगा वो हमने देखना है। देखिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम वो कैसे निकलेगा, देखिए कैल्शियम का मोलिकुलर वेट है 40, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए किससे डिवाइड करेंगे, जितना उसके ऊपर चार्ज अपीयर होता है। कैल्शियम पर कितना चार्ज अपीयर होता है, +2, तो यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 20। एक और देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव लगता है, उसका मोलिकुलर वेट 27 है, तो डिवाइडेड बाय 3 9 ग्राम एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा ये। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर Ag, Ag पर +1 ही लगता है, इसका मोलिकुलर वेट 108 है, तो 1 से ही डिवाइड हो जाएगा, तो 108 ही क्या हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, जिंक पर +2 का चार्ज लगता है। ठीक है, जिंक का जो मोलिकुलर वेट है वो है 65 अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 32.5। ठीक है, एक और देख लेते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का जो वेट है वो है 63.5, तो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 31.75। ये हमने 5 मेटल बताई, कैल्शियम एल्यूमिनियम
सिल्वर, जिंक एंड कॉपर, इनके जो इक्विवेलेंट वेट है आपने ध्यान भी रख लेने और वैसे ही गिवन भी होते हैं। इससे हमारे न्यूमेरिकल करना थोड़ा सोल्व हो जाएगा। अब पॉइंट क्या है देखो अगर मैं ये कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z फॉर कैल्शियम, कैल्शियम का Z की वैल्यू क्या होगी, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट कितना है 20, तो ये हो जाएगा 20/96500। ठीक है। अगर मैं कहूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Z फॉर जिंक या सिल्वर, उसके Z की वैल्यू क्या होगी, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना है 108 डिवाइडेड बाय 96500। ठीक है, प्रूव भी करके दिखाएंगे। किसी भी सब्सटेंस का अगर Z निकालना हो तो उसके इक्विवेलेंट वेट को किससे डिवाइड कर दो, 96500 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये चीज आपने थोड़ी ध्यान रख लेनी है। इसके बाद अब हम प्रूव करते हैं कि ये वाली वैल्यू कहाँ से आई है, ये फॉर्मूला कहाँ से आया है। उसके लिए अभी हमने लिखा था कि Z की वैल्यू क्या है, व्हाट इज Z, इट इज द मास डिपॉजिट बाय 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज से जो मास डिपॉजिट होता है वो है Z। ठीक है पर अभी एक और चीज, 1 फैराडे, हम तो सारी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। 1 फैराडे, इसकी एक वैल्यू होती है, 1 फैराडे इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट 96500 कूलम। 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम, पर इसकी डेफिनेशन अलग है। अगर हम ये कहें कि डिफाइन 1 फैराडे, तो उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, देखो 1 फैराडे इज, इट इज द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा, इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा। वैल्यू निकालें, चलिए देखते हैं। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इस वैल्यू को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनटू 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही इस वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी, लगभग 96500 कूलम। ठीक है, दो बातें ध्यान रखिएगा। 1 फैराडे, 1 फैराडे की वैल्यू कितनी है 96500 कूलम, ये है इसकी वैल्यू। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, 1 मोल का कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेट 96500 कूलम। तो ध्यान रखिएगा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, वैल्यू 96500 कूलम। अब एक और चीज देखो, हमने ये कहा, हमने यहाँ कैल्शियम की वैल्यू निकाली हुई है। ये जो कैल्शियम है, इसकी हमने एक इक्वेशन लिखी, कैल्शियम 2 पॉजिटिव अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम के एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सिंपल है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन ले ले तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ कैल्शियम कितना है, ये 1 मोल, 1 मोल कैल्शियम का वेट कितना होगा 40 ग्राम। ठीक है, 1 मोल कैल्शियम का वेट कितना होगा 40 ग्राम। 40 ग्राम कैल्शियम बनाने के लिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए सॉरी, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो कितना होगा 2 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 फैराडे। ये बात आ गई, यानी 2 फैराडे कैल्शियम कितना डिपॉजिट कर रहा है 40 ग्राम। तो 1 फैराडे कैल्शियम कितना डिपॉजिट करेगा 40/2, यानी ये 20 ग्राम डिपॉजिट करेगा। ये बात क्लियर होगी। और 1 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम,
यानी यहाँ से हमारे पास ये पॉइंट आया कि 96500 कूलम कैल्शियम कितना डिपॉजिट कर रहा है 20 ग्राम। तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा 20 बाय 96500 ये डिपॉजिट करेगा। और Z क्या है, इट इज अ मास डिपॉजिट बाय 1 कूलम। 1 कूलम से जो भी मास डिपॉजिट होता है वो क्या होगा Z, यानी कैल्शियम का ये Z की वैल्यू कितनी आ गई 20 बाय 96500। और जहां हमने डायरेक्ट ही बताया था किसी का भी Z अगर निकालना हो तो उसके इक्विवेलेंट वेट को किससे डिवाइड कर दो 96500, यानी ये भी 20 बाय 96500 वो भी 20 बाय 96500 कूलम। इसके अंदर ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ किसी का भी Z निकालना हो तो ये हमने कुछ 5 मेन मेटल दिए हुए, ये उनके इक्विवेलेंट वेट है। उनके इक्विवेलेंट वेट को अगर आपने 96500 से डिवाइड कर दिया तो वो वैल्यू उसकी Z की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है एक तो ये वाली वैल्यू ध्यान रखनी है। ठीक है, ये जो इनके इक्विवेलेंट वेट है ये भी आप स्पेशल नोट कर लीजिए इन 5 एलिमेंट्स के, तो 5 मेटल्स के। तो अच्छा, अब इसका न्यूमेरिकल प्रोसीजर किस टाइप से रहेगा वो हम जरा चेक कर दें। पहले बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल वे से इसके न्यूमेरिकल देखते हैं जो बिल्कुल ही सिंपल होंगे, फिर धीरे धीरे हम टिपिकल या टफ की तरफ मूव करेंगे। पहले सिंपल की तरफ फिर टिपिकल टफ की तरफ। हमने एक न्यूमेरिकल दिया, देखो, कैलकुलेट मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट व्हेन 10 एम्पियर करंट is passed for 2 hours from AlCl3। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है हमारा ये। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला वही लगेगा, m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। फॉर्मूला हमारा बिल्कुल सिंपल सा यही लगेगा। अब कौन सा हमें मेटल दे दिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के Z की वैल्यू क्या होगी, एल्यूमिनियम के Z की वैल्यू होगी उसके इक्विवेलेंट वेट को किससे डिवाइड कर देंगे 96500 से। ठीक है आई करंट की वैल्यू, करंट हमें यहाँ कितना दे दिया 10 एम्पियर, करंट 10 एम्पियर दे दिया। ठीक है, टाइम मस्ट बी इन सेकंड, और टाइम हमें कितना दिया है 2 आवर। 1 आवर में कितने सेकंड है 3600, तो 2 आवर में कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। तो सिंपली अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करना, जो भी इसकी x ग्राम वैल्यू आएगी वही क्या होगा इसका आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है और आगे मूव करते हैं। देखिए, एक तो हमने ये बात बताई, एक और चीज भी अगर आप इसके अंदर ऐड कर लोगे तो इससे हमारा न्यूमेरिकल करने और भी आसान हो जाएगा। 1 फैराडे डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस, 1 फैराडे डिपॉजिट इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए सब्सटेंस। 1 फैराडे किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट ही डिपॉजिट करता है। यानी अगर मैं डायरेक्ट ये कहूं, बताइए 10 फैराडे से कैल्शियम कितना डिपॉजिट होगा, तो देखिए 1 फैराडे कैल्शियम कितना डिपॉजिट करेगा, कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट 20 था। 1 फैराडे अगर कैल्शियम 20 ग्राम डिपॉजिट करेगा तो 10 फैराडे कैल्शियम डिपॉजिट कितना करेगा 20 इंटू 10 इज इक्वल टू 200 ग्राम। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं 1 2 3, इन तीनों से लगभग हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए ये भी हमने एक बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट किया। और देखो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें टिपिकल की तरफ मूव करते हैं। इसने कहा MnO4-1 किसके अंदर कन्वर्ट हो गया मैंगनीज +2 में। इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें कितने कूलम चाहिए, हाउ मच कूलम इज रिक्वायर्ड। तो देखिए
सबसे पहले हम MnO4 में मैंगनीज का चार्ज निकालेंगे। यहाँ में -1 चार्ज गिवन है और यहाँ में +2 गिवन है। मैंगनीज का चार्ज हमने x मान लिया, एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना है -2, मैंगनीज का चार्ज x, एक ऑक्सीजन का चार्ज -2, 4 का कितना आ गया -8, किसके बराबर देते हैं जो चार्ज गिवन होता है। यहाँ चार्ज गिवन कितना है -1, यानी यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई +7। और इधर मैंगनीज का चार्ज कितना है, इधर मैंगनीज का चार्ज है हमारे पास +2, यानी कि यहां हमें एक बात पता लगी कि इस रिएक्शन को अगर हमने प्रोसीड करवाना है MnO4 -1, अगर हमने इसे Mn+2 के अंदर लेकर जाना है तो यहां देखिए मैंगनीज पर प्लस कितना चार्ज निकाला था हमने +7 और यहाँ कितना +2, +7 को +2 में कन्वर्ट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। +7 को +2 में कन्वर्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन पर -1, 5 पर कितना हो जाएगा -5, +7 और -5 कितने बच गए +2 बच गए। दोनों को बराबर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 5 मोल इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए इस रिएक्शन को करवाने के लिए। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 5 फैराडे, क्योंकि 1 फैराडे चार्ज किसके बराबर होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 5 फैराडे, ठीक है, यानी इसके लिए चार्ज की वैल्यू कितनी चाहिए 5 फैराडे। और 1 फैराडे कितना है 96500 कूलम, तो 5 फैराडे कितना हो जाएगा 5 इंटू 96500 कूलम, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल हम इसके अंदर चेक करते हैं। देखिए वो भी इसी टाइप से हम इसके किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ इन 3 पॉइंट्स के थ्रू ही। और देखते हैं 1.5 एम्पियर करंट is passed from copper sulfate solution. 1.5 ampere current is passed from copper sulfate solution for 10 minutes. Calculate amount of copper deposit. बिल्कुल ही सिंपल है। देखिए फॉर्मूला हमारे पास यही M = Z इंटू I इंटू टी, ये लगेगा। एलिमेंट कौन सा दिया हुआ हमें कॉपर, तो कॉपर के Z की वैल्यू क्या होगी, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट हमने 5 मेटल के अंदर स्पेशल लिखा है, कॉपर का इक्विवेलेंट वेट है 31.75। किसी का भी Z कैसे निकलता है, उसके इक्विवेलेंट वेट को किससे डिवाइड कर दिया हमने 96500 से, ये कॉपर का Z बन गया। करंट कितना है हमारे पास, करंट है 1.5 एम्पियर, इट इज 1.5 एम्पियर। टाइम मस्ट बी इन सेकेंड, 10 मिनट है तो 10 इंटू 60, 1 मिनट कंटेन 60 सेकेंड। तो देखिए सारी मैथमेटिकल वैल्यू आ गई, तो जो भी x ग्राम वैल्यू आएगी वही क्या होगा कॉपर का मास डिपॉजिट होगा। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल पॉइंट है फैराडे लॉज के। अगला एक थोड़ा सा और टिपिकल न्यूमेरिकल वो देखते हैं हम जरा, ये थोड़ा टिपिकल है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। हम इसकी लैंग्वेज भी कंप्लीट लिखते हैं पहले, इस टाइप के न्यूमेरिकल कॉम्पिटिशन्स वगैरह में काफ़ी यूज होते हैं। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज देखते हैं क्या है। इसने कहा सिल्वर इज इलेक्ट्रो डिपॉजिटेड, silver is electro deposited on a metal sheet, एक मेटल की शीट है, having area 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किससे डिपॉजिट हुई बाय 0.2 एम्पियर
करंट फॉर 3 आवर। ठीक है, कैलकुलेट थिकनेस ऑफ सिल्वर डिपॉजिट if density of silver is, सिल्वर की डेंसिटी भी हमें दी है 10.47 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी, थोड़ी गले में दिक्कत है, बट चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए, इसने कहा कि हमारे पास ये एक मेटल की शीट है, इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग की सिल्वर की। कैसे की? 0.2 एम्पीयर करंट 3 आवर के लिए पास किया, और इसने क्या किया, इसके ऊपर जैसे ये सिल्वर की कोटिंग कर दी सारे के ऊपर, और इसने डेंसिटी भी दे दी और ये बता दिया, और पूछा ये है कि ये सिल्वर की कितनी लेंथ, कितनी थिकनेस की कोटिंग हुई है। हमें सिर्फ इस एल की वैल्यू निकालनी है। ये तो मेटल की शीट है, इसके ऊपर ही हमने सिल्वर कोट कर दिया, कितनी थिकनेस इस सिल्वर की कोट हुई है ये हमें बताना है। इस मेटल की शीट का एरिया है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आंसर देखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जब इतना करंट इतने टाइम के लिए पास करेंगे तो सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा। तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। फॉर्मूला तो यही लगेगा इसके लिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। सिल्वर का मास Z, सिल्वर का Z, सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय 96500। करंट कितना है 0.2 एम्पियर, टाइम कितना है 3 आवर। 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड, तो 3 आवर के अंदर इतने हो जाएंगे। तो यहां जब इन सारों की वैल्यूज को जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो लगभग सिल्वर का जो मास डिपॉजिट हो जाएगा वो हो जाएगा 2.4156 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट। क्लियर हुई बात है? देखो, हमें 0.2 एम्पीयर करंट दिया था 3 आवर के लिए, तो उससे हमने सिल्वर डिपॉजिट निकाल लिया। अब यानी सिल्वर जो इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है उसका कितना मास डिपॉजिट हुआ है 2.4156 ग्राम। ठीक है, ये आ गया हमारे पास है। अब साथ के साथ हमें डेंसिटी दी गई है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। ठीक है, मास सिल्वर का कितना डिपॉजिट हुआ है 2.4156 डिवाइडेड बाय इसकी डेंसिटी की वैल्यू कितनी दी गई है हमें 10.47। ये हमें दे दी 10.47। ये ग्राम था और ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा। जब इस वॉल्यूम ऑफ सिल्वर, इस सारी वैल्यूज को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.23 के नियर अबाउट कुछ आ जाएगी 0.2304 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो, सिल्वर का हमारे पास मास भी आ चुका है और सिल्वर का हमारे पास वॉल्यूम भी आ चुका है। अगर हमारे पास मास और वॉल्यूम है तो थिकनेस हमें पता लग सकती है। कैसे पता लगेगी वो देखिए। थिकनेस हम निकालते हैं। अब थिकनेस यानी एक लेंथ ही है, थिकनेस एक लेंथ ही है जो डिपॉजिट हुई है। अब थिकनेस का मैं यहां सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूं, थिकनेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम बाय मास। क्या ये फॉर्मूला सही है? चेक करते हैं। देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ क्यूब, मास नहीं, वॉल्यूम बाय एरिया, वॉल्यूम बाय एरिया। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है एल क्यूब और एरिया का वो है एल स्क्वायर। ठीक है, वॉल्यूम कितना निकला है हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिल्वर 0.2304 सेंटीमीटर क्यूब, और एरिया हमें इसका कितना दिया हुआ था 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, वॉल्यूम एल क्यूब है, एरिया एल स्क्वायर है,
एल स्केयर इसके एल स्केयर को कैंसिल कर देगा तो एक लेंथ बच जाएगी ना, वो लेंथ ही तो क्या है, थिकनेस है। यानी कि वॉल्यूम को अगर हम एरिया से डिवाइड कर दें तो सिर्फ क्या आ जाएगी, थिकनेस आ जाएगी। और इसकी वैल्यू जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 2.88 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। यानी ये जो थिकनेस डिपॉजिट हुई है ये है 2.88 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, इस टाइप से हम जितने भी फैराडे फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल हैं उनको इजीली चेक कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेकंड लॉ और फैराडे फर्स्ट लॉ के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड लक।